नमस्कार दोस्तों, कहानी खजाना में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने कहानी शहजादा सुनी थी और अब शहजादा का दूसरा भाग मैं इस कहानी में आपको सुनाती हूँ। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। 8-10 दिनों के इस संदेह को और बल प्राप्त हुआ जब एक लड़का अपनी माँ के साथ सुधा को देखने के लिए आया। उस लड़के की माँ मगधी की बचपन की सहेली थी और कैसे कैसे जतन से और किस किस तरह के वास्ते देकर मगधी ने उसे शीशे में उतारा था, यह केवल मगधी ही जानती थी। इसलिए जब इस अवसर पर लड़के के स्थान पर सुधा ने शादी से इनकार कर दिया तो पहले मगधी अचंभे में पड़ गई। फिर उसके दिल में वह संदेह और बलवान होता चला गया कि जरूर कोई लड़का है। वह चुपके चुपके अपनी बेटी के लिए दहेज का सामान तैयार करने लगी और जीवन राम हुक्का पीते पीते उस दिन का इंतजार करने लगा जब सुधा चुपके से आकर मगधी से सब बातें कह देगी और बुढ़ा जीवन राम पहले तो लाल पीली आंखें निकालकर गुस्से से सुधा को घूरेगा। तेरी ये हिम्मत कि तूने अपने आप ही लड़का पसंद कर लिया, हमें बताया तक नहीं। मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और चुटिया काट कर फेंक दूंगा, हमारे खानदान की नाक काटने वाली। फिर वह समझाने बुझाने का नरम पड़ जाएगा और आखिर में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पूछेगा, मगर कौन है वह बेटा? और जब कोई भी हो वे सुधा से बताते ही जल्द जल्द उसके हाथ पीले कर देगा। 25 वर्ष की जवान लड़की को घर में रखना ठीक नहीं है। मगर दिन गुजरते गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, मगर सुधा ने कुछ न बताया। उसकी माँ इंतज़ार करती रही मगर वह जन्म जली कभी कुछ मुंह से न फूटी। थक हार कर उसके माँ बाप ने फिर 2-3 वर ढूंढे मगर सुधा ने साफ इनकार कर दिया। अंतिम वर जो उसके बाप ने उसके लिए ढूंढा वह एक रंडवा हलवाई था जिसकी उम्र 40 के पार हो चुकी थी। उस दिन आकाश के ढलते हुए सायों में गुलाबी उंगलियों वाली महकती हुई शाम को सुधा ने मोती को बताया, वे लोग आज मेरे लिए एक बुढ़ा हलवाई ढूंढ कर लाए थे। फिर मोती ने हंसकर पूछा, मैंने साफ इनकार कर दिया। तुमने मना क्यों कर दिया पगली? शादी कर लेती तो जीवन भर आराम से बैठी बैठी मिठाई खाती और तुम्हें छोड़ देती। सुधा ने प्यार भरे गुस्से से मोती की तरफ देखकर कहा, मैंने भी तो तुमसे शादी नहीं की। मोती ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, तो क्या हुआ? सुधा उसके गाल को अपने गाल से सहलाते हुए बोली, तुम मेरे पास हो, शादी से भी ज़्यादा मेरे पास, हर वक्त मेरी मुट्ठी में जैसे। मोती हंसकर बोला, हाँ ये तो ठीक है, मैं बिल्कुल तुम्हारी मुट्ठी में हूँ, जब चाहे बुला लो। शुरू में तो तुम ऐसे ना थे। सुधा मोती की ओर चंचल नज़रों से देखकर बोली, शुरू में तो तुम बड़ी मुश्किल से मेरे पास आया करते थे। शुरू में ऐसा प्यार भी तो नहीं था और किसी के दिल को समझने में देर भी तो लगती है। मोती ने सुधा के कानों में धीरे से कहा और सुधा की आंखें भावयुक्त होकर बंद होती चली गई। कल कहाँ मिलोगे? जहाँ कहो। लवर्स लेन में? कोटले के घोड़ों की नुमाइश हो रही है, मैं क्या घोड़े खरीद कर पालूंगी? सुधा हंसी। ओल्ड डॉल में साहित्यकारों की नुमाइश है ना बाबा। सुधा ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा। मोती खामोश हो गया। फिर सुधा खुद ही बोली, कल पिक्चर देखेंगे बसंत सिनेमा में, मैं 2 टिकट खरीद लूँगी, तुम ठीक 5:45 बजे वहाँ पहुँच जाना। टिकट मैं खरीद लूँगा। नहीं नहीं, यह पिक्चर तो मैं ही दिखाऊंगी, तुम कोई दूसरी दिखा देना,
मैं कब मना करती हूँ, मगर भूलना नहीं, कल शाम को 6 बजे बसंत सिनेमा में। सुधा इंतज़ार करती है, थोड़ी देर बाद आता है, दोनों पिक्चर देखते हैं और अब रोज का मिलना जुलना शुरू हो गया है। धीरे धीरे हर किसी को इस परिवर्तन को अनुभव हुआ कि सुधा की जो जीवन शैली थी उसमें कुछ बदलाव आने लगे थे। वो थोड़ा बनने संवरने लगी थी और पहले से बहुत सुंदर दिखाई देने लगी थी। बदलाव दिखा था, उजली होती गई। उसने उसमें काजल लगाकर उसमें दोबारा खींच देती थी। वही उजली आंखें तलवार की धार के समान अब कटीली हो गई थी। सीने का उभार और निखरने लगा था, कमर लचकने लगी थी और चाल में फूलों का मधुर बहाव शामिल होता गया। वह दिन प्रतिदिन रूपवती और मनमोहिनी होती गई। अब उसके कपड़े अति स्वच्छ और सुथरे थे, होते अवश्य मूल्यहीन थे, मगर बहुत अच्छे सिले होते थे। सुधा की हैसियत इतनी तो थी नहीं कि किसी अच्छे दर्जी के यहाँ जा सके, मगर स्वयं ही उसने टेलरिंग का काम सीख लिया था और बहुत कम लड़कियां कटाई में और नए कपड़ों के फैशन और डिज़ाइन में उसकी होड़ कर सकती थी। मगर उसने कभी किसी को नहीं बताया कि ये कपड़े स्वयं अपने हाथों से काट कर तैयार करती है। उसके ऑफिस की जब कोई दूसरी लड़की उसके कपड़ों की प्रशंसा करती तो सुधा झट किसी महंगे दर्जी का नाम बता देती, जहाँ केवल धनाढ्य फैशन परस्त औरतों के कपड़े तैयार होते थे। और उसके ऑफिस की लड़कियाँ जलकर खाक हो जाती थी और सुधा से जलन ढा में मिले जुले भावों से पूछती थी, कैसा है वो तेरा? गोरा रंग है, बाल घुंघराले हैं, हंसता है तो मोती चढ़ते हैं। सुधा जवाब देती, कितनी तनख्वाह पाता है? 1200। 1200? लड़कियां चीख कर पूछती। 1200 तो हमारे फर्म के मैनेजर की तनख्वाह है, वह भी फर्म में मैनेजर है, सुधा उत्तर देती। अरे हमें दिखाएगी नहीं, बस एक बार दिखा दे, हम देख तो लें तेरा कैसा है वह। दिखा भी दूंगी, कहो तो ऑफिस में बुलाकर दिखा दूं। यह तो उसने यूं ही कह दिया था, नहीं तो सुधा कहाँ मोती को दिखाने वाली थी। वह मर जाती मगर अपने मोती को न दिखाती। इन छोकरियों का क्या भरोसा। मगर सुधा ने ऑफिस में बुलाने की धमकी इस विश्वास से दी थी कि इससे आगे पूछने की हिम्मत लड़कियों को न हुई और वे चलकर खामोश रह गई। सुधा का बूढ़ा बाप कुड़ कुड़ कर मर गया, क्योंकि सुधा शादी नहीं करती थी और मोहल्ले वाले तरह तरह की कानाफूसी करते थे और सुधा का बाप अपनी बेटी को कुछ न कह सकता था, क्योंकि सुधा जवान और बालिग थी। उसे आत्मनिर्णय का अधिकार था। अब वह घर में 200 रुपये भी कमा कर लाती थी। सुधा का बाप मर गया और उसके मरने के बाद अगले कुछ वर्षों में सुधा के भाइयों की शादी हो गई और वे लोग अपनी अपनी बीवियां लेकर अपनी अपनी नौकरियों के ठिकाने पर चले गए। फिर उसकी छोटी बहन विजय की भी शादी हो गई। फिर उसकी माँ भी अपनी बड़ी लड़की के कुंवारेपन के दुख में सुलग सुलग कर मर गई और सुधा उस घर में अकेली रह गई। कुछ महीनों के बाद उसने ये घर भी छोड़ दिया और सिविल लाइंस में एक अच्छे मकान में दूसरी मंजिल पर 2 कमरे लेकर पेइंग गेस्ट के रूप में रहने लगी। उसके रहने के भाग का दरवाज़ा अलग से बाहर खुलता था और जब वह अपने रख रखाव स्वयं अधिकारी थी। अब वह 35 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन मुश्किल से 30 वर्ष की मालूम होती थी। उसके होठों पर हर वक्त मुस्कुराहट खेलती रहती थी और आँखों में खुशियों के साये से नाचते रहते थे। वे पहले से ज़्यादा भावुक और स्वभाविनी हो गई थी। वह स्टेनो भी हो गई थी। उसने बीए भी कर लिया था। उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी और किताबें पढ़ने का शौक भी। अब वह प्रफुल्ल, शांतिमय और आराम का जीवन बिता रही थी।
कई साल से वह मांग में सिंदूर भर रही थी और माथे पर सुहाग की बिंदिया सजाती थी, और लोगों को तो ये मालूम न था कि उसकी शादी कहाँ हुई है और कौन उसका पति है। मगर लोग इतना अवश्य जानते थे कि कोई उसका है जिसके साथ वे अपनी शामें बिताती है। बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते सुने गए कि जो कोई भी है उसके अपने कुछ कारण हैं जिसकी वजह से इन दोनों की शादी नहीं हुई। मगर वे रोज शाम के धुंधलके में मिलते हैं, और जब दुनिया सो जाती है और जब कोई किसी को नहीं देखता, जब चारों ओर निंद्रा देवी का राज्य हो जाता है, उन सपनों के क्षणों में कोई सुधा के यहाँ आता है। धीरे धीरे दरवाज़ा खटखटाता है और खामोशी से अंदर आ जाता है। लोगों ने उसे देखा नहीं था, मगर लोगों का ख्याल यही था। वे सुधा से कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि सुधा अब एक अति भावुक स्त्री बन चुकी थी, और जिसके माथे पर सिंदूर का इतना बड़ा टीका जगमगाता हो, उसे कोई क्या कह सकता है। वह शाम सुधा की 40वीं वर्षगांठ की शाम थी, और वह शाम कई कारणों से सुधा को कभी नहीं भूलती। सुधा मोती को मथुरा रोड के जापानी गार्डन में ले गई, और जिस पर बाग के स्थान पर किसी सुंदर प्राकृतिक सुंदर दृश्य का अनुभव होता था। दिन के उजाले में चोट खाई हुई स्त्री के समान अपना मुंह छुपा लिया था, और रात के सलोने केश बिखेर दिए थे। धीरे धीरे तारे चमकने लगे। आज सुधा बहुत शांत थी, मोती भी चुपचाप सा था। वह अब भी उतना ही सुंदर था जितना जवानी में था। अब वह प्रतिदिन उसी ब्राउन सूट में आकर सुधा से मिलता था, क्योंकि सुधा का आदेश यही था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मोती पर जीवन के बहाव ने तथा समय के घाव ने अधिक निशान नहीं छोड़े। केवल उसकी कनपटियों पर सफ़ेद बाल आ गए थे, जो उसकी सूरत को और भी गौरव और सम्मान पैदा करते थे। और वह एक छड़ी लेकर चलता था, जो उसकी 50वीं वर्षगांठ पर सुधा ने उसे लाकर दी थी। भेंट स्वरूप दी, नहीं तो इससे अधिक उसकी शक्ल सूरत में, आचार विचार में किसी प्रकार का कोई अंतर न हुआ था। वह पहले ही की तरह इतना सुंदर और मनमोहक था कि उसे देखते ही सुधा के हृदय में खतरे की घंटियां बजने लगती थी। इतना समय बीत जाने के बाद आज भी उसे देखकर सुधा का मन इतने जोर जोर से धक धक करने लगता था जितना पहले दिन से। मोती ने धीरे से पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? एक बार इनकार के बाद सुधा ने धीरे से कहा, तुमसे शादी नहीं की जा सकती थी, केवल प्रेम किया जा सकता था। अब तुम ये कैसे जान सकोगे कि जिस दिन तुमने इनकार किया था उसी दिन से तुम मेरे हो गए थे? इसे जानने के लिए एक स्त्री का हृदय चाहिए। मोती खामोश रहा। बहुत देर बाद बोला, आज तुम 40 वर्ष की हो चुकी हो। क्या तुम्हें दुख नहीं होता कि तुमने शादी नहीं की? यह सुनकर सुधा खामोश हो गई। इतनी देर खामोश रही कि मोती को शक हुआ कि कहीं सुधा मन ही मन रो तो नहीं रही। सुधा, उसने धीरे से उसका कंधा हिलाया। सोच रही थी। सुधा धीरे से बोली, तुमसे शादी न करके मैंने क्या खोया है? क्या कोई शाम ऐसी थी जो मैंने तुम्हारे साथ न बिताई हो? सोचो तो, कहाँ कहाँ हम नहीं गए। जहाँ जहाँ मैंने तुम्हें बुलाया, क्या तुम वहाँ नहीं पहुँचे? और जिस समय भी बुलाया, क्या उस समय सब काम छोड़कर तुम नहीं आए? अगर शादी का नाम संबंध है तो वो मुझे प्राप्त है। फिर यह भी सोचो कि इस अटूट संबंध में मेरा तुम्हारा एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ।
मैं सदा तुम्हें दयालु और मुस्कुराते हुए ही पाया। अनेकों बार जब मेरे हाथ से तुम्हारे हाथ की ज़रूरत हुई, उसके स्पर्श की गर्मी मैंने अपने शरीर के रोम रोम में अनुभव की। तुम्हारे फूल मेरे बालों में रहे, तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में। क्या कोई स्त्री प्रेम में इससे अधिक पा सकती है? सुधा ने गहरी खुशी से अपने आप को मोती की बाहों में ढीला छोड़ दिया और फिर उसे ऐसा लगा कि मोती की 2 बाहें नहीं हैं बल्कि 4 बाहें हैं, 8 बाहें हैं और वह अपने शरीर के रोम रोम में उसकी बाहों को अनुभव कर रही थी और उसे भींचकर अपने सीने से लगा रही थी। और सुधा ने अपने आप को उन बाहों के हवाले कर दिया और अंदर ही अंदर इस तरह खिलती चली गई जैसे चांदनी के स्पर्श से कली खिलकर फूल बन जाती है। थोड़ी देर बाद जब सुधा ने आंखें खोली तो उसका खुशियों से भरा हुआ चेहरा बता रहा था कि उसने अभी अभी प्रेम किया है। वह शाम, वह रात सुधा को कभी नहीं भूलती, क्योंकि वह रात पूर्ण थी और वह क्षण पूर्ण था और उन दोनों के जीवन पूर्ण थे। जैसे समय और उम्र और चांद और आशाएं सब एक साथ एक गोलाकार में पूर्ण हो जाएं और भावना की एक बूंद भी छलक कर बाहर जाने की ज़रूरत अनुभव ना करे, ऐसे क्षण कब किसी के जीवन में आते हैं और जब आते हैं तो इतनी गंभीरता से अपना असर छोड़ जाते हैं कि इंसान को लगता है कि शायद मैं अब तक जीवित ही इसी क्षण के लिए था। शायद कुछ ऐसा ही सुधा ने उस क्षण प्रतीत किया और फिर कभी वैसा उसे नहीं लगा, क्योंकि इस घटना के थोड़े दिनों बाद ही उसके ऑफिस के मैनेजर की बदली हो गई थी और जो मैनेजर उसके स्थान पर आया था उसे सुधा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक तो वह बहुत ही बदसूरत था, किसी समय उसका रंग गोरा अवश्य रहा होगा, मगर अब तो पुराने तांबे का सा और मोटी नाक पर लगातार शराब पीने से नीला पीला जाल सा फैला था। और सुधा को अपने नए मैनेजर की नाक देखकर सदा ये गुमान होता था कि ये नाक नहीं, एक फफोला है जो अभी बातें करते करते उसके सामने फट जाएगा। उसके गाल जबड़ों पर लटक गए थे, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़े हुए थे, सिर के सारे बाल उड़ गए थे और जब वह बात करता था तो ऐसा मालूम होता था जैसे कोई बुढ़ा मेंढक किसी काई भरे तालाब के अंदर से बोल रहा हो। अजीब सी घिन थी सुधा को उससे, लेकिन मुसीबत यह थी कि जब ऑफिस में इतने साल से काम करते करते वह हेड स्टेनो बन चुकी थी और दिन भर मैनेजर के कमरे में रहना पड़ता था और इससे बहुत चिढ़ लगती थी। लेकिन इससे ज़्यादा चिढ़ उसे यह सोचकर लगती थी कि उसने इस बदसूरत इंसान को इससे पहले भी कहीं देखा है, जैसे ये सूरत जानी पहचानी हो, मगर कहाँ। बार बार याद करने पर भी उसे याद न आती थी। उन्होंने देखा होगा इस मरघल्ले को कनाट प्लेस में चक्कर लगाते हुए कहीं, सुधा अपने आप को समझाते हुए कहती, मगर फिर कभी कहीं मैनेजर किसी फाइल को स्वयं उठाकर सुधा की मेज़ पर रखते हुए अपने हाथों से कोई ऐसी हरकत करता कि सुधा का मन बेचैन हो जाता और वह सोचने लगती कौन था वह, किससे उसके ये आचरण मेल खाते हैं। क्या मेरे स्वर्गीय पिता से, मेरे किसी भाई से, मेरे किसी दोस्त से? जैसे ये आचरण मुझे याद दिलाते हों, मगर क्या। ध्यान करने पर भी वे किसी नतीजे पर न पहुंच सकती और अपना काम फिर करने लगती। मगर दिन भर उसके हृदय में एक चुभन सी होती रहती। पहली तारीख जब तनख्वाह बढ़ चुकी और लोग अपने अपने घरों को चले गए
तो नए मैनेजर ने सुधा को किसी काम से रोक लिया और उससे अपनी मेज के सामने कुर्सी पर बिठा दिया। फिर उसने एक कैबिनेट खोलकर उसमें से एक ग्लास निकाला और एक विस्की की बोतल और सोडा, और पहला पैग गटागट चढ़ा गया। सुधा उसे आश्चर्य से देखने लगी और गुस्से में उठकर जाने लगी कि मैनेजर ने बहुत नरमी से उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लिया और बोला, आज जब तुम्हारी तरक्की की फाइल मेरे सामने आई तो मुझे मालूम हुआ कि ऑफिस में सबसे पुरानी नौकर तुम ही हो। ये बड़ी खुशी की बात है। सुधा चुप रही। तुम्हारा नाम सुधा है ना? मैनेजर बड़ी आतुरता से बोला। सुधा बड़े आश्चर्य से उसको देखने लगी। इतने दिन से मेरे साथ काम कर रहा है, क्या ये मेरा नाम भी नहीं जानता? आखिर से हुआ क्या है? मेरा मतलब है, मैनेजर ने दूसरे पैक का एक घूंट पीकर बोला, तुम वही सुधा हो ना जिसके बाप का नाम जीवन राम है? सुधा बहुत तीखे स्वर में बोली, हाँ, मेरे बाप का नाम मेरी फाइल में लिखा है। फिर मुझसे पूछने की ज़रूरत क्या है? वह लगभग उठते उठते बोली। बैठो बैठो, मैनेजर ने फिर उसकी खुशामद करते हुए कहा। तुमने मुझे पहचाना नहीं? वह उसकी ओर ध्यान से देखते हुए कहने लगा। नहीं, वह गुस्से से बोली। तुम अपने पिता के साथ मोहल्ला जिंदा में रहती थी ना? हाँ, मैं एक दिन तुम्हारे घर आया था, तुम्हें देखा भी था, तुमसे बातें भी करी थी। बूढ़े मैनेजर ने मुस्कुराकर सुधा से कहा, अब तुम एक स्त्री बन चुकी हो, मगर जब तुम ऐसी ना थी, जब तुम एक साधारण सी लड़की थी और मैंने तुम्हें देखा था, तुमसे बातें भी की थी। कब कब? सुधा अधीरता से बोली। बूढ़ा मैनेजर देर तक सुधा को देखता रहा। अंत में धीरे से बोला, मैं मोती हूँ? सुधा एकदम से सन्नाटे में आ गई। मैं बड़ा अभागा था जो तुमसे शादी न करी। मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख न सका, समझ न सका। उन कुछ पलों में कोई कुछ न जान सकता था। सूरत भी तो न पहचान सकता था, क्योंकि एक सूरत शरीर के अंदर भी तो छुपी होती है। मैं नौजवान था, दौलत और गोरे रंग का लालची था। जो बीवी मुझे मिली वे दौलत भी लाई थी, सफ़ेद चमड़ी की थी, लेकिन घमंडी थी, घर गृहस्थी को संभाल न सकी। पता नहीं उसमें ऐसा क्या था कि मैं उससे दूर भागने लगा। सुंदर होने के बावजूद मैं उसके करीब न जा सका। कुछ समय बाद वो भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। समझ नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा मैनेजर मोती न जाने सुधा को क्या क्या कहता चला जा रहा था। क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, मुझे तो प्रेम भी नहीं मिला जिसके लिए मैं सारी उम्र तरसता रहा। वह कहे जा रहा था और वह फटी फटी नज़रों से उसे देखती जा रही थी, और उसका जी चाहता था कि वे उससे कहे कि अब तुम आए हो, बुढ़े, बदसूरत और गंजे होकर, भयानक रंगों का शिकार होकर। अब तुम मुझसे शादी के लिए कह रहे हो, मगर मैंने तो अपनी सारी जिंदगी तुम्हें दे दी और तुम्हें मालूम तक न चला। मैंने अपनी सारी जवानी तुम्हारे विचारों में खो दी और जीवन की हर बहार तुम्हारे विचारों में गंवा दी, और यौवन की हर मचलती हुई कामना तुम्हारी एक नज़र के लिए लुटा दी। जीवन भर में सैकड़ों सड़कों पर अकेली चलती रही तुम्हारे साये के साथ, अंधेरे पार्कों में बैठी रही तुम्हारे विचारों के साथ। मैंने स्वयं अपने हाथ से खर्च करके तुमसे साड़ियों के उपहार लिए, तुम्हारा आभूषण पहना, अपनी इच्छाओं का खून करके सिनेमा देखा,
अपनी साथ की सीट खाली रखकर मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई और मेरी कोख के बच्चे मुझे दूर ही से दूर बुलाते रहे और मैं किसी के पास न गई। तुम्हारे विचारों को अपनी धरोहर मानकर अपने कुंवारेपन के 40 वर्ष आंखें, कान और होठ बंद करके तुम्हारी ही कामना में बिता दिए। मैं कितनी खुश थी, कितनी मगन थी। मैंने तो तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, न शादी का प्यार, न सुहाग की रात, न बच्चे का प्यार, बस केवल एक विचार, एक झलक, केवल तुम्हारे प्रिय प्रतिबिंब की ही तो तुमसे कामना की थी। और आज तुम उसे भी नरक की चिता में भस्म करने के लिए मेरे शहर में चले आए। मगर सुधा मोती से कुछ न कह सकी। मैं मेज पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी और जो मोती ने उसका हाथ थामना चाहा तो गुस्से से झुंझला गई और उसका हाथ झटक कर कमरे से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मोती उसे बुलाता ही रहा मगर वह भागकर सड़क पर जा पहुंची। सड़क पर अंधेरा था मगर फिर भी बिजली की बत्तियां भी इतनी रोशनी थी कि लोग उसके आंसू देख सकते थे। आशिफ अली पार्क के पास पहुंचकर वह ठिठकी। एक पल के लिए उसे विचार आया कि पार्क के अंदर जाकर किसी पेड़ के तने से सिर टेक कर बैठ जाए, मगर फिर उसने सोचा व्यर्थ है, सब बेकार है। मेरे विचार का शहजादा अब वहाँ नहीं आएगा। वह कहीं कभी भी मेरे पास न आ पाएगा। जब वह ये सब कुछ सोच रही थी तो उसने अपनी मांग का सिंदूर पोंछ डाला और सुहाग की बिंदिया खुरच डाली और पार्क की रेलिंग से अपनी सारी चूड़ियाँ तोड़ डाली, इस विश्वास के साथ थी कि अब सारे जीवन के लिए वह बेवा हो चुकी थी। थैंक यू सो मच।